सहारा इंडिया एक टाइम पर चर्चाओं में रहने वाली कंपनी। 90s के टाइम सड़कों के बिलबोर्ड से लेकर टेलीविजन के पर्दे और क्रिकेट के मैदानों तक हर जगह जिस कंपनी की जलवा हुआ करती थी, जिसके तरक्की की गूंज राजनीतिक गलियारों से लेकर सितारों की महफिल तक सुनाई पड़ती थी, जिसने गरीबों को पैसा बचत करना सिखाया, लोग जिसे बैंक से संबोधित किया करते थे, जिसने 11 सालों तक टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी। देखिए, सहारा इंडिया जिसने गरीब लोगों को सहारा दिया, बड़े बड़े सपने दिखलाए और वादे किए, लेकिन आज वही निवेशक बेसहारा हो गए। अपने पैसे निकालने के लिए ऑफिस से लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, यहां तक कि एजेंट और ऑफिस वर्कर के साथ मारपीट कर रहे हैं। आखिर इस कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो एजेंट इस कंपनी को भगवान की तरह पूजते थे, उसके एजेंट और निवेशक विरोध करने लगे। सेबी और सहारा का केस क्या है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसकी कहानी समझनी पड़ेगी। Sahara's agents and investors protest against Sahara India owner Subrat Rai. Thousands of investors and agents of Sahara India arrived in front of Ramabai Ambedkar Park. कितना पैसा फंस गया है? बिहार के 1 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। लाखों करोड़ रुपए सहारा इंडिया ने रख रखा है, लेकिन यहाँ मोदी सरकार नहीं तो नीतीश जी इस बात पर जवाब देने के लिए सामने आए हैं। देखिए, कंपनी के मुखिया सुब्रत राय का जन्म 1948 में बिहार के अररिया जिले में हुआ था। कोलकाता में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर देते हैं। सुनने में आता है कि वे अपने स्कूटर पर चिप्स और नमकीन बेचा करते थे। ये वो दिन याद है जब साइकिल और एक लैम्ब्रेटा स्कूटर पर वो चला करते थे और हर तरह का, चाहे साबुन का बिजनेस हो, चाहे नमकीन का बिजनेस हो, छोटे छोटे पैकेट्स अपने पीछे लाद कर करके रख करके। अब बचपना था लैम्ब्रेटा तो मुझे याद है, लैम्ब्रेटा स्कूटर तो मुझे याद है, क्योंकि हम ही लोग ढकेल के बैठ के फिर पीछे घूमते भी थे, छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे। उसी बीच वे कई सारे लोगों से मिला करते और उनके बिजनेस को समझते थे, जो छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, दूध वाले और किसानों से। उस समय ज्यादा बैंक्स नहीं हुआ करती थी, लोगों को बचत के बारे में पता नहीं था, और जब ये लोग बीमार पड़ते थे तो वो उसे एफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास सेविंग ही नहीं होते थे। और इसी बड़ी गैप में उनको बिजनेस का मौका दिखता है, और यहीं से शुरू होता है सहारा इंडिया का सफर। देखिए, सुब्रत राय ने 1978 में गोरखपुर से सहारा इंडिया की नींव रखी, जिसके बाद वे मार्केट में कई सारे स्कीम्स लाते गए और गरीब वर्ग के लोग, जो छोटे दुकानदार, रिक्शा वाले, ठेले वाले और मजदूरों को जाकर अपने स्कीम को समझाते और पैसे बचत करने के बारे में बतलाते कि अब जो रोज 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपया कमाते हो, उसमें से मुझे रोज 50 पैसे, 1 रुपए या 10 रुपये मेरे कंपनी में जमा करो। मैं आपको साल भर के अंदर डबल कर दूंगा, जो आपके भविष्य में बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई या इलाज में काम आएगा। धीरे धीरे ये गरीब वर्ग के लोगों का विश्वास जीतते चले गए, जिसके बाद ये पैसों को 2 गुना, 4 गुना और 3 गुना करने लगे। और देखिए, उसी बीच में उन लोगों को एजेंट भी बनाते गए, जो सहारा की स्कीम समझाते और पैसा जमा कराते गए, जिसके बदले उन्हें कुछ कमीशन मिल जाया करता। सुनने में आता है कि वे अपने निवेशक को अपने परिवार का सदस्य कहते हैं और उन्हें मेंबरशिप नंबर दिया करते थे। मेंबरशिप नंबर देने का क्या वजह है, तो ये आपको आगे पता चलेगा। आपने सुना होगा कि सहारा इंडिया ने कई सारे कैंपेन भी चलाए, जरूरतमंद बच्चों की शादियां भी करवाते थे अपने वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। इन सब का ये इंपैक्ट पड़ा कि सहारा के ऊपर और लोगों का विश्वास बढ़ता गया, और ये गरीब वर्ग से लेकर सारे लोगों की कंपनी बन गई। एक टाइम था जब सहारा के एजेंट टाई कोट पहनकर निकलते तो लोग देखने के लिए रुक जाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दिया करते हैं। और एक आज का समय है, आप खुद समझ सकते हैं। अपने एजेंटों के बल पर इस कंपनी ने काफी ग्रोथ की, जिसके बाद फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, लाइफ इंश्योरेंस, हॉस्पिटल्स जैसे सेक्टरों में हाथ आजमाया और सब में सफल रहा। हालांकि एयरलाइन सेक्टर में घाटा होने के चलते 2007 में एयर सहारा को बेच देना पड़ा। देखिए, एक टाइम पर सुब्रत राय की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि ये भारत के पावरफुल व्यक्तियों में शुमार होते थे। बड़े बड़े नेता से लेकर सितारे इनसे दोस्ती करना चाहते थे।
इनसे जुड़ना चाहते थे। यहाँ तक कि ये अपने मीटिंग्स और पार्टियों में स्टार को बुलाया करते थे। हालांकि इनके कर्मचारी और निवेशक इन्हें सहारा श्री के नाम से पुकारना पसंद करते थे। अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं तो आपने प्लेयर्स के जर्सी पर सहारा का नाम देखा होगा। 11 सालों तक सहारा टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। यहाँ तक कि जब क्रिकेट का नया फॉर्मेट आईपीएल आया तो भी सुब्रत रॉय पुणे वॉरियर्स टीम के मालिक बने। इन सब से हटकर सुब्रत रॉय को कई सारे अवार्ड्स और रिकॉर्डों से भी नवाजा गया है। कुछ मैं बतलाता हूं। 1994 में उधमश्री, 2002 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, 2007 में टीवी आइकन ऑफ द ईयर और 2013 में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा एक साथ राष्ट्रगान गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन इन तमाम सम्मानों और रिकॉर्डों के बावजूद सुब्रत रॉय के ऊपर कई सारे आरोप लगते रहे। हालांकि सुनने में आता है कि साल 2004 में जब सुब्रत रॉय ने अपने दोनों बेटों की शादी की तो इसे भारत की सबसे महंगी शादी में गिना गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। और देखिए, उसी साल टाइम मैगजीन ने सहारा ग्रुप को रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी बतलाया। सहारा ग्रुप के पास लगभग 12 लाख वर्कर्स हैं। ये कोई आम नंबर नहीं होती एक प्राइवेट कंपनी के लिए। सहारा की संपत्तियों की बात करें तो सहारा ग्रुप के पास टोटल एसेट 2021 तक 2,89,000 करोड़ रुपए हैं, जिसमें सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ रुपए खर्च कर ड्रीम न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क प्लाजा खरीदे। इसके अलावा सुब्रत रॉय के पास मुंबई के वर्सोवा में 106 एकड़, लखनऊ में 191 एकड़ और देश के अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीनें हैं। लेकिन इन सबसे हटकर इनके सबसे हैरान करने वाली सहारा सिटी है, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, 11 किलोमीटर की लेक, 124 सीटर थिएटर, हेल्थ सेंटर और कई सारे पेट्रोल पंप मौजूद हैं। देखिए, इसके बाद भी सुब्रत रॉय ने मुंबई से 2 घंटे की दूरी पर एम्बी वैली सिटी डेवलप की है, जो 10,600 एकड़ में फैला हुआ है। और इस सिटी में तकरीबन 800 से ऊपर लग्जरी बंगलो हैं, जिनकी कीमत 5 से 20 करोड़ रुपए है। यहां तक कि 3 मेन बेड लेक बनाई गई है। इसके अलावा लग्जरी रेस्टोरेंट, 1300 यार्ड का एयरपोर्ट, मूवी थिएटर जैसे और हाई क्लास फैसिलिटी मौजूद है। इन सब से हटकर आप समझ लें कि सहारा इंडिया किस प्रकार की कंपनी है। तो देखिए, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब आप इसको आसान भाषा में समझें, ये एक प्रकार की संस्था होती है जिसे कुछ मेंबर्स मिलकर बनाते हैं, अपने बचत का पैसा मिलाकर अपने हेड को देते हैं। ये बचत पैसे को डिपॉजिट करते हैं। ये डेली डिपॉजिट, मंथली, MIS या FD में हो सकता है, ताकि जब अपने ही बीच के मेंबर को पैसे की जरूरत पड़े तो बाहर जाने के बजाय ये पैसे ले सके। और ये लोन 1 से 2% पे दिया जाता है, ताकि संस्था चलता रहे और सारे मेंबर्स का ग्रोथ एक साथ होता रहे। ये स्टेट रजिस्ट्रार के अंदर आता है, जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। मेन पॉइंट, इस संस्था का कोई एक मालिक नहीं होता है, इसके सारे मेंबर्स ही मालिक होते हैं। इसी संस्था को आप एक से कई स्टेट में करना चाहते हैं तो उसे मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, जिसका लाइसेंस सेंटर के द्वारा मिलता है। इसीलिए आपने कई बार सुब्रत रॉय का स्टेटमेंट सुना होगा कि ये मेरी कंपनी नहीं है, मेरे निवेशकों की कंपनी है। सहारा इंडिया के मेन 6 कंपनियां हैं, जिसमें 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती है और इन्हीं 4 कंपनियों से ये सारे सेक्टर में पैसा लगाते हैं। देखिए, सेबी के रिपोर्ट के मुताबिक सहारा ग्रुप में टोटल इन्वेस्टर 13 करोड़ है और टोटल डिपोजिटर 1,12,454 करोड़ रुपए हैं। तो देखिए, सहारा के 2 कंपनियों से जुड़ा है विवाद। सुनने में आता है कि सुब्रत रॉय का इरादा और बड़ा था और इस इरादे को पूरा करने के लिए सुब्रत रॉय ने IPO लाने का योजना बनाई, ताकि पैसा जुटाकर कारोबार को बढ़ाया जाए। बात 30 दिसंबर 2009 की है। सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी ने अपने IPO लाने के लिए सेबी में DRHP के तहत आवेदन भेजा। DRHP का मतलब इस दस्तावेज में कंपनी से जुड़ी अहम डिटेल्स होती है,
कि कंपनी पैसा क्यों जुटाना चाहती है, पैसे को कहां इस्तेमाल करने वाली है। लेकिन सेबी ने जब डीआरएसपी को स्टडी किया तो उसे दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में गड़बड़ी दिखती है। और उसी बीच 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को दो निवेशकों के जरिए शिकायत मिली। इसमें बतलाया गया कि सहारा गलत तरीके से पैसा जुटा रही है। इसके बाद सेबी हरकत में आते हुए जांच शुरू कर दी और सेबी ने पाया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने ओएफसीडी के जरिए 2.5 से 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए फंड जुटाए हैं। ओएफसीडी यानी ऑप्शनल फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये एक प्रकार का डेब्ट सिक्योरिटी होती है जिसमें ओएफसीडी पीरियड खत्म होने के बाद भी निवेशकों को ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो अपने पैसे इंटरेस्ट के साथ ले सकते हैं या फिर उन पैसे से कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। अब ओएफसीडी इशू करने की भी दो नियम होते हैं। जैसे कोई कंपनी 50 से ऊपर लोगों के लिए ओएफसीडी इशू करती है तो उसे रजिस्ट्रार से परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन वही 50 से ऊपर लोगों के लिए ओएफसीडी इशू करती है तो वहां सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां सहारा सेबी से परमिशन भी नहीं ली। देखिए, सेबी ने सहारा के दोनों कंपनियां को पैसे जुटाना बंद करने का आदेश दिया और कंपनी निवेशकों को 15% ब्याज के साथ पैसा लौटाए। और देखिए, इसके बाद अदालती कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। मामला इलाहाबाद से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फंड के सोर्स के बारे में सबूत मांगे तो सहारा ग्रुप अपने आप को जस्टिफाई करने में फेल रहा, जिसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को सेबी के साथ निवेशकों को 24,000 करोड़ 15% ब्याज के साथ 3 महीने के अंदर पैसा लौटाने का आदेश दिया और साथ ही सेबी को सभी ओएफसीडी कस्टमर के डिटेल्स निकालकर कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया। जिसके बाद सहारा 127 ट्रक से भरे कागज को लेकर सेबी का ऑफिस पहुंच गया। जिसके बाद जांच प्रक्रिया में पता चला कि फाइल्स में इन्वेस्टर की पूरी जानकारी ही नहीं है और इस प्रक्रिया में सेबी को 55 करोड़ रुपए जांच में खर्च करने पड़े। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों इसे सख्ती से लेने लगे। जिसके बाद उन्होंने सहारा ग्रुप के सभी बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों को फ्रीज करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रतो राय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 साल बाद 2016 में सुब्रतो राय की मां का देहांत हो जाता है, जिसके बाद उन्हें पेरोल पर बेल मिल गया और अब तक वो बाहर ही हैं। देखिए, ये वही समय था जब निवेशक और एजेंट अपना पैसा लेने के लिए कंपनी का विरोध करते हैं। अब बात आती है पैसे चुकाने की, तो सहारा ने सेबी को पहली किस्त 5,120 करोड़ रुपए चुकाए। रिपोर्ट के अनुसार सहारा ग्रुप की कंपनियों ने सेबी को कुल 15,485 करोड़ रुपए जमा कराए हैं, जो इंटरेस्ट के साथ 24,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। अब मेन पॉइंट आता है कि सेबी निवेशकों का पैसा क्यों नहीं लौटा रहा। तो देखिए, सेबी द्वारा निवेशकों को उनका पैसा नहीं लौटा पाने के पीछे कारण बताया गया कि दस्तावेज में रिकॉर्ड्स में इन्वेस्टर का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है और सेबी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लेकर बॉन्ड धारकों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के चलते रिफंड देना बंद कर दिया गया है। फिलहाल सेबी के जरिए 138 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाए गए हैं। फिर सहारा इंडिया के नए अपडेट की बात करें तो सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाए हुए निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सहारा सेबी के फंड से 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सेबी के रिफंड अकाउंट से निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया और साथ ही 9 महीने के अंदर सहारा के सारे निवेशकों का पैसा रिफंड करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि सहारा ग्रुप में पैसे लगाने वाले 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के अंदर रिफंड मिलेगा, जिसके तहत सहारा सेबी रिफंड अकाउंट्स में जमा पैसे को सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर निवेशकों को लौटा दिया जाएगा।